नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग YT 24 पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं हाई स्कूल हिंदी विषय के IMP प्रश्नों का मॉडल पेपर, जो कि 2026 के लिए IMP होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि हर प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की ओर ले जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सुरसारावली के कवि का नाम है सूरदास। कवि निराला का जन्म हुआ था तो सन 1899 को। कुहासा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 5 फुट। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। प्रश्न 2, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करना है। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का आएगा यहाँ पे परशुराम के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्रा होती है। रस के 4 अंग हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के हैं। छंद के 2 प्रकार हैं। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। मैथिली शरण गुप्त तो पंचवटी लिखी इन्होंने। रिसाई क्रोध करना। चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। एक अंक एकांकी में होता है। शिव पूजन सहाय माता का आंचल इनकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर से रहने वाले थे। अब आता है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? ब्रजभाषा में। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रही है? फाल्गुन की मादंकता को। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। बच्चों, अगर आपको भी हिंदी विषय का ब्रह्मास्त्र PDF चाहिए कक्षा 10वीं के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा हूँ, वहाँ से सारे विषयों की PDF डाउनलोड कर सकते हो और एक ही जगह अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से कर सकते हो। फिर चलते हैं प्रश्न 5 में। सत्य और असत्य चयन करके लिखिए। पहला, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, यह भी सत्य है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, यह असत्य, सभी को भाती है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो यह असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, सत्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो यह भी सत्य है। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो इनकी रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। नई कविता की कोई 2 विशेषता, तो लघु मानववाद की प्रधानता और क्षणवाद की प्रधानता। कवि सूरदास और या अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, तो 2 रचनाएं लिखो और भावपक्ष लिखो। तो सुरसागर की सुरसावली, सुरसागर सूरदास की 2 रचना हो गई, और इनके काव्य का मुख्य भाव भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण है। फसल क्या है? फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों, हवा तथा मानव श्रम का मिला जुला रूप है। कमल के पत्ते और तेल की गागर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो कमल के पत्ते और तेल की गागर से। इसके बाद प्रश्न 9, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो देखो, तीन ओर संकेत कर रहा है। एक तो क्रांति और परिवर्तन की चेतना की ओर, आशा और उत्साह की ओर, और नवीनता की ओर संकेत कर रहा है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उनका आशय यह है कि जीवन की यात्रा में अतीत की अच्छी यादों को यात्रा के भोजन या मार्गदर्शक के रूप में साथ रखना चाहिए। काव्य की परिभाषा लिखिए। तो वह साहित्यिक रचना जो भावनात्मक हो या लय या छंद से बंधी हो, काव्य कहलाती है।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा या उदाहरण सहित लिखिए। जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु अर्थ समान रहता है तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। चलो आओ, इसका उदाहरण हो गया। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा नाटक को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे काव्य में रस कहते हैं। फिर आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह एक मात्रिक सम छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई की बात करूँ तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये चौपाई है। फिर प्रश्न 12, राम रक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र नाथ का साहित्यिक परिचय। तो 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो देखो, राम रक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें पैरों में पंखों वाला, है ना, और इनकी जो भाषा शैली है वो सहजता सरलता के साथ प्रसाद शैली वाली है। और यतीन्द्र नाथ की देखें तो यदा कदा इनकी एक रचना है और दूसरी रचना है अयोध्या। इनकी भाषा शैली सरल और सुलभ है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उनकी देखभाल करना चाहती थी और उनके लिए भोजन बनाना और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो नाटक में कई पात्र होते हैं जबकि एकांकी में सीमित पात्र या कम पात्र होते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं और कई दृश्य होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक और एक ही दृश्य होता है। प्रश्न 14, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो एक तो उनके पिता का प्रभाव पड़ा और दूसरा उनके शिक्षक शीला अग्रवाल का। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई को चित्रों से बाहर भी लोकप्रिय बनाया और इसे शास्त्रीय संगीत में एक प्रतिष्ठित स्थान बनाया। प्रश्न क्रमांक 15, गद्य की कोई 2 विधाओं के नाम लिखिए। 4 विधाओं के नाम लिखिए ना। तो एक नाटक, कहानी, रेखाचित्र और सिनेमा, ये 4 इसकी विधाएं हो गई। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। एक ऐसी रचना जिसमें लेखक किसी विशेष विषय पर अपने विचार, भावना या सौहार्द को दर्शाता है, निबंध कहलाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 16, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रश्न क्रमांक 17, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं। वहाँ की महिलाएं भारी बोझ अपने सर उठाकर कार्य करती हैं। उनकी मेहनत और सादगी को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेहनतकश बादशाहों का शहर है और यही काम उनको सम्मान दिलाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ खेल में पूरी तरह खो जाता है। साथियों की मौज मस्ती और खेल कूद में उसे रुलाई भूलने पर मजबूर कर देते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रसंग व्याख्या कीजिए। अट नहीं रही है। तो इसके जो कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप कर सकते हो, आपको आता ही। फिर अथवा में अगर देखें तो जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, ये जो बच्चों दे रखा है ये आत्मकथ्य कविता से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर प्रश्न 19, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो ये आप लिख ही दोगे। प्रश्न 19, अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो इस पे एक अनुच्छेद लिखना है 3-4 लाइन का। फिर इसके अथवा में प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। तो क्रिकेट चल रहा है, उसमें क्या क्या संवाद अपन बना सकते हैं। 2 मित्र आपस में बात करेंगे, एक दूसरे से प्रश्न करेंगे,
वो यहाँ पे आपको लिखना है। प्रश्न 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप पढ़ लेना। पहला इसका जो गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश का शीर्षक होगा हिमालय का महत्व, क्योंकि बार बार इसके अंदर हिमालय की बात कही गई है और हिमालय के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा प्रश्न, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है? तो हिमालय को देखकर हमको आनंद और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये मैंने टिक लगा दिया है, यहाँ तक आप पूरा लिख लोगे तो ये इसका सारांश हो गया। फिर अथवा में, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। अब इसका भी वही काव्यांश को पढ़ो और इसका शीर्षक लिखो। तो इसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविता का नाम है और उसी कविता से ये लिया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र यानी कि उदधि गरजता है। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इसके अंदर यही प्रश्न पूछ रहे हैं सभी कि वीरों का कैसा हो वसंत। कौन कौन पूछ रहा है? एक तो हिमालय पूछ रहा है, सागर पूछ रहा है, दिशाएं पूछ रही है, धरती पूछ रही है, आकाश पूछ रहा है। सभी इसको यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। फिर प्रश्न क्रमांक 22, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखना है। और इसमें शब्द सीमा है लगभग 120 शब्दों की। तो मैं यहाँ पे विषय दे रखे हैं, जैसे मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और साहित्य और समाज। तो बच्चों, अगर आपने ये वीडियो भी अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।